आज के मॉक टेस्ट सीरीज में आपको सीडीपी सेक्शन से 30 प्रश्न ऑनलाइन इंटरफेस मोड में डिटेल एनालिसिस के साथ देखने को मिलेंगे। इस क्लास की खास बात यह है कि आज के इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक चैलेंज लाया है। इस चैलेंज का नाम है फाइंड द मिस्टेक। इस 30 प्रश्न के डिटेल एनालिसिस के दौरान 2 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें गलत एक्सप्लेनेशन किया गया है, अर्थात गलत उत्तर बताया गया है। आप लोगों को पूरे क्लास को वॉच करना है और फाइंड आउट करना है उन 2 मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को। यदि आप इस चैलेंज को सक्सेसफुली पास कर जाते हैं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सीटेट में अच्छे मार्क्स जरूर लाएंगे। तो नए जोश और नए उत्साह के साथ नई तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए चलिए बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। सीटेट में मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए आपको सीटेट के वेबसाइट पे जाना है और मॉक टेस्ट वाले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करना है। मॉक टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मॉक टेस्ट का इंटरफेस है और इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना नहीं है, केवल साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो आपके सामने एक नया विंडो खुलता है और इस नए विंडो में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं। आप इन सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में भी पढ़ सकते हो। हिंदी में पढ़ने के लिए व्यू इन हिंदी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा इंस्ट्रक्शन हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, यानी कि आप अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो वो इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में, ये आपको यहाँ से चुन लेना है और इसे बाद में आप प्रश्न को हल करते समय बदल भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मैंने निर्देश पढ़ लिया और समझ लिया है, इस बॉक्स को चेक कर देना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने मॉक टेस्ट का ओरिजिनल विंडो खुलता है, जहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पैलेट सारा कुछ रहता है। समझते चले फटाफट। यहाँ पे आप ऊपर साइड में देख रहे हो सबसे पहला ये जो रो है, इस रो में आपका सेक्शन है बना हुआ। सेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो कि पहला जो सेक्शन है ये आपका सीडीपी मैथमेटिक्स और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन तीनों का सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। और सीडीपी के 30 प्रश्न आपको इधर क्वेश्चन पैलेट में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी टाइम पे क्वेश्चन को बदलना चाहो तो बदल सकते हो, यानी कि आप जिस नंबर पे जाना चाहते हो उस नंबर पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर बाद में आप उस प्रश्न पे जा सकते हो जिस प्रश्न को आपने हल नहीं किया है। तो इस प्रकार से सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस, इन 3 सेक्शंस को आप समझ गए। अब ये दूसरा जो ऑप्शन है ये है लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का। लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश चुना है या हिंदी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और ये आपका लैंग्वेज पेपर सेकेंड का ऑप्शन है, सेक्शन है। और इस सेक्शन में भी आपको 2 पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो जो आपका लैंग्वेज सेकंड में आपने चूज किया है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और बनाना है। फिलहाल अभी इंग्लिश और हिंदी का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है मॉक टेस्ट में, बाकी के जो लैंग्वेज पेपर हैं उनका ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में सीटेट में यह इम्प्रोवाइज हो और अन्य लैंग्वेज पेपर को भी जोड़ा जाए। तो आइए शुरू करेंगे मॉक टेस्ट को और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो एक बार फिर से ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे कि अधिगम कठिनाइयों से, जो छात्र अधिगम की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है ये क्या पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उनके समझ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका उतना बढ़िया नहीं है, वे कठिनाइयों को झेल रहे हैं। तो
ऐसे छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यानी कि उस विशेष बच्चे के लिए स्पेशल योजना बनाना, ये करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, टीएलएम का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जी हाँ, इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चा पहले से ही अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है और हम यदि जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे एज ए टीचर तो बच्चे के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस बिंदु पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको ब्लू टिक हो गया। अब यहाँ देखिए आपके सामने ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब है कि आप इसे रिव्यू कर देना चाहते हो और बाद में इसका जवाब देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ये नहीं करना जा रहा हूँ। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप ऑप्शन को बदलना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो आप क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको ऑप्शन चेंज करना है, मान लिया जाए कि आपने दूसरे नंबर पे क्लिक कर दिया था बाय मिस्टेक और आपको लग रहा है कि नहीं तीसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरे ऑप्शन पे फिर आप डायरेक्ट भी क्लिक करोगे तो हो जाएगा। क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद भी ऑप्शन क्लीन हो जाता है। इधर आपके सामने है सेव एंड नेक्स्ट बटन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर सेव हो जाएगा और दूसरा प्रश्न सामने आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही वो ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन पैलेट का जो पहला प्रश्न था वो ग्रीन हो गया है, यानी कि हमने इसको सही आंसर कर दिया है हमारे जो समझ में था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। अब यदि आप यहाँ पे ये समझो कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में, मैं इसे अंग्रेजी में देखना चाहता हूँ, तो व्यू इन इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और ये प्रश्न इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Problem solving abilities can be facilitated by focusing on drill and practice, encouraging use of analogies, generating fear among students, encouraging fixed process of solving the problems। तो इन चार ऑप्शन में से क्या होगा सही? आपको यदि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो फिर से इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में ही हमारा चूँकि क्लास है तो हिंदी में ही मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि उसे आसान बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, और दूसरा है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पे टक्कर दे रहा है एक दूसरे को, और यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये ऑप्शन भी सही हो, मतलब कि ये क्वेश्चन ओके हो गया है। अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने हैं, अवस्था कितनी है? तो 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, और इस दूसरी अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, विचार में या सोच में केंद्रीकरण, अमूर्त सोच का विकास। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण होता है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये भी क्वेश्चन ओके हो गया। इस प्रकार से बढ़ते जाना है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन सही है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है?
लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? नहीं, ये लैंगिक समानता को कहाँ बढ़ावा दे रहा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है? जी हाँ, ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है, क्योंकि पिता का कथन है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यानी कि बच्चा जब रोने लगा तो उन्होंने लड़कियों से तुलना कर दी कि लड़कियां रोती हैं, लड़के कहाँ रोते हैं। तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता अटल है। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है, यानी कि योग्यता में सुधार किया जा सकता है, ये सही है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रयासों से फर्क पड़ता है, तो ये गलत हो गया। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा नहीं है कि असफलता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। योग्यता अटल है, तो योग्यता अटल नहीं होती है, योग्यता सुधार्य होती है। पहला ऑप्शन सही है हमारा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, क्या जोर देता है? कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पे है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। या फिर बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, जी हाँ, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, नहीं होती हैं वाला ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि टाइमर चल रहा है कि टाइम लेफ्ट 140 मिनट अभी बचा हुआ है हमारे पास, 150 मिनट टोटल होते हैं। तो अभी तक हमने 10 मिनट खर्च किए हैं और अपनी स्पीड इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखते रहोगे कि कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है और स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, ये आप टाइमर के द्वारा निर्धारित कर सकते हो। रफ वर्क करने के लिए आपको मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक A4 साइज़ का पेपर दिया जाता है, उसी पे आपको रफ वर्क करना होता है। और पूरे ही परीक्षा के दौरान आप केवल माउस का प्रयोग कर सकते हो, कीबोर्ड का भी प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि शर्मिंदगी डैश बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो शर्मिंदगी जो है वह बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, ऐसा नहीं है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए, नहीं, शर्मिंदगी को क्यों पैदा करेंगे। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जी हाँ, यदि बच्चों में शर्मिंदगी रहेगी तो वह संज्ञान पर उसके नकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शर्मिंदा अगर रहेंगे तो चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। अगर उन्हें कोई डाउट होगा तो वो पूछने में हिचकिचाएंगे। और इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक भी है, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, यानी कि पढ़ने के समय लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। काफ़ी आसान सा सवाल। पहला ऑप्शन नहीं करेंगे कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये जरूरी है कि बच्चों की जो प्रवीणता है उसी के अनुसार लक्ष्य बनाया जाए और उसी के अनुसार उन्हें फोकसित किया जाए। सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये ऑप्शन भी सेव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टाल देनी चाहिए, नहीं। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, नहीं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में टक्कर चल रहा है। दूसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है, चौथा ऑप्शन भी सही लग रहा है।
इस सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का प्रयोग करना संभव नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगम करता है, यानी कि यहाँ पे आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा से चलना है। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। तो यहाँ पे अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था वह होती है जिसमें भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भय नहीं वाला 2 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कहता है कि कोई उत्तेजना नहीं, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड एक्साइटमेंट होना चाहिए बच्चे में, तब वो अधिगम प्राप्त करेगा और सर्वोत्तम अवस्था अधिगम की कहलाएगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये समाजीकरण के चैप्टर से सवाल पूछा गया है और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। जिसके संपर्क में बच्चा सबसे पहले आता है वो प्राथमिक कारक होता है और जिसके संपर्क में बाद में जाता है वो गौण कारक या फिर द्वितीयक कारक कहलाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, विद्यालय द्वितीयक कारक है जबकि परिवार प्राथमिक कारक है। अगला ऑप्शन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसमें छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये सही है। विकलांग छात्र नहीं, मंदित छात्र नहीं, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ये पहला ऑप्शन सही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार अब दिव्यांग कोटि बनाई गई है। पहले विकलांग कोटि था, उसी को नाम बदल करके दिव्यांग कर दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, मनोवैज्ञानिक विकार, आत्मकेंद्रिता, स्वनियमन। वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत है। तो इसमें संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक विकार भी नहीं होगा, आत्मकेंद्रिता और स्वनियमन। तो इसमें से आत्मकेंद्रिता होगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर नहीं, ईगो सेंट्रिसिज्म एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन होगा, बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट, फिर से इसे हिंदी में कर लेते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है कि अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ यानी कि सपोर्ट देगी। ठीक है, इसे थोड़ा सा इंग्लिश में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड और फॉर लर्निंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। तो स्कैफोल्डिंग वाला ऑप्शन सही है हमारा, है ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, अविवेदी समरूपी निर्देशों, हर बच्चे के समर्थन को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो आप देखो कि समावेशी कक्षा में किस पे जोर देना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये तो बिल्कुल गलत है, अविवेदी समरूप निर्देशों, ये सही है, और हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए।
तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है कि एक समावेशी कक्षा में समरूपी निर्देशों पर जोर होना चाहिए जिसमें अविभेद हो, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं हो, जिससे बच्चों के बीच विषमता ना झलके। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा और तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला सवाल आ गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में बाधा, गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये सही लग रहा है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आगे। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बारंबार परीक्षाएं, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, अन्वेषण और संवाद, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए कौन सी चीज़ सहायक है। तो यहाँ पे अन्वेषण और संवाद सहायक है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। Conceptual understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on frequent examination, no. Competitions, no. Inquiry and dialogue, yes. This is the right option. Textbook centric pedagogy, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है जिसमें बच्चे जो है इंक्वायरी करेंगे, चीज़ों के बारे में समझेंगे, तब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला सवाल है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, एस्कीमा या मनोबंध, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो जीन पियाजे ने एस्कीमा का सिद्धांत दिया। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, नहीं। अनुकरण या नकल और दोहराना, गलत। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, सही। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, गलत। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा ऑप्शन सही है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दिखाता है। तो दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह परंपरागत स्तर को दिखाता है, कन्वेंशनल स्टेज को दिखाता है। यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज सही होगा, परंपरागत स्तर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास बहुआयामी होता है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये जरूरी नहीं। पहला ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, विकास बहुआयामी होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए।
विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, चौथा ऑप्शन सही है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो जैसे ही वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आता है तो सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स के ऊपर जाएंगे हम लोग। सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से ही चीज़ों को सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर? नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। जी हाँ, यही सही है। ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण चैप्टर से है सवाल, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल गलत। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन कहता है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो ऐसा तो करना ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि त्रुटियों की जो समझ होती है वह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। इससे बच्चों के विचार करने की समझ शिक्षकों को मिल जाती है कि बच्चे कैसा सोचते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये जीन पियाजे के स्टेजेस आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सांवेदिक। उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त। पूर्व संक्रियात्मक भी है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता का मतलब बच्चों के वैसे गुण से होता है जिसमें वे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और उनके अंदर चीज़ों के निर्माण की परिकल्पना झलकती है। तो पहला ऑप्शन है कि कम परिज्ञानता। नहीं, कम परिज्ञानता नहीं होगी, उसमें बच्चों में ज़्यादा बोधगम्यता होगी, बच्चे ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को। असतर्कता, ये भी गलत है। अति सक्रियता, ये भी गलत है। अब सारी चिंतन ये सही है। बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, जिनमें सृजनशीलता होती है। आखिरी प्रश्न सीडीपी सेक्शन का आ गया है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो बच्चों के सीखने में तब कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। नहीं, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत तो होगा कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सीडीपी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने ऑटोमेटिक गणित का सेक्शन आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें गणित के सवालों को हल करना है और जब गणित के सवाल हल हो जाएंगे फिर ईवीएस का आ जाएगा। ईवीएस के हल करने के बाद यहाँ से लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में आ जाएगा और आपको यहाँ से दोनों में से कोई एक चुन लेना है, या तो इंग्लिश या हिंदी। उसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड में, यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुना है तो लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश चुनना होगा और इस प्रकार से आप पूरा मॉक टेस्ट कर सकते हो। अभी हम अपने मॉक टेस्ट को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में मैथमेटिक्स के सेक्शन को लेकर आएंगे। मॉक टेस्ट सीरीज के साथ ही डिटेल क्लासेस भी जल्द ही आएंगे। मैथमेटिक्स और ईवीएस के डिटेल क्लासेस आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। क्लासेस का बेनिफिट आप लोगों को मिल सके इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आशा करते हैं कि आज के इस क्लास में आप लोगों को हमारा चैलेंज पसंद आया होगा और आप लोगों ने चैलेंज को गेस कर लिया होगा। तो पहला मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 3 में किया गया था, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या है, यह सवाल था और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है।
विकास का मुख्य गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के विचार में केंद्रीयकरण की भावना होती है। तो ये तीसरा नंबर पहला क्वेश्चन था जिसमें मिस्टेक किया गया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आती है जिसमें मिस्टेक किया गया था। समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है कि हर एक बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने पर जोर देना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सही गेस आप लोगों का हो गया होगा। कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।